नमस्कार। आज मैं आपको बलचनमा उपन्यास का सार बताने जा रहा हूँ। बलचनमा नागार्जुन द्वारा लिखित एक बहुत चर्चित आंचलिक उपन्यास है। एक विशेष अंचल की घटनाओं का जिक्र इस उपन्यास में हुआ है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1952 में हुआ है। इस उपन्यास में बिहार के दरभंगा जिले के आसपास की घटनाओं का वर्णन मिलता है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथा कहता है बलचनमा अपनी, और बलचनमा जो है वो ललचनमा का इकलौता बेटा है। बलचनमा के पिता का नाम ललचनमा है और वह ललचनमा का एकमात्र बेटा है बलचनमा। ललचनमा की मृत्यु कच्चे आम चुराने के जुर्म में हुई। कच्चे आम चुराने का जुर्म में मालिक उसको पीटते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। अब उसकी माँ, उसके घर में उसकी माँ है, दादी है, बहन है रेवती, माँ, बहन और खुद, 4 प्राणी उसके घर में हैं। 4 लोग हैं। माँ और दादी जो हैं वो मालिकों के घर में जाकर जूठन साफ करती हैं, पेट पालती हैं, अपने परिवार का पेट पालती है। बलचनमा और रेवती का पेट पालती है। जो जूठन बचती है वो उनको ले आती है और खुद भी खाते हैं और अपने परिवार को भी। बलचनमा जो है वो भी मालिकों के घर में नौकरी करता है। भैंस चराने का काम माँ और दादी बात करती हैं बलचनमा के बारे में कि इसको काम पर रख लीजिए, और उसको काम मिल जाता है। 2 आने महीने का वेतन पर उसको काम मिल जाता है और भैंस चराने का काम जो है उसको दिया जाता है। बलचनमा कहता है कि मुझे अपने बाप के हत्यारों के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, जिन्होंने मेरे बाप की हत्या की थी, ललचनमा की हत्या की थी, उन्हीं के यहाँ मजबूरी बस नौकरी करनी पड़ी, काम करना पड़ा, गरीबी थी। अब काम तो बलचनमा का भैंस चराने का था, परंतु भैंस चराने के साथ साथ उसको और बहुत से काम दिए जाते थे, जैसे बच्चों को खिलाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, सामान लाना, मालिकिन के पैर दबाना। इस तरह के बहुत से काम उसको दिए जाते थे। जब कभी कहता है मुझसे बच्चा नहीं संभलता था तो मलकाइन मुझे गाली देती थी, गालियां देती थी, मुझे मारते थे, पीटते थे। और कहता है खाने के लिए जो जूठन बच जाती थी वह हमें देते थे। जो सामान मोहल्ले में बांटा नहीं जा सके, बांटने लायक नहीं रहता था, वो हमें खाने के लिए दे देते थे। उसको अक्सर खट्टी दही दी जाती थी, जो खाने लायक ना हो और ना ही बांटने लायक हो। वो दही कहता है बलचनमा कि मुझे दी जाती थी। अगर मैं उसको नहीं खाऊं तो दंड स्वरूप दूसरे दिन का भोजन जो है वो नहीं दिया जाता। दूसरे दिन भोजन नहीं दिया जाता था, उसका दंड दिया जाता था कि आपको खट्टी दही जो है वो क्यों नहीं खाए। पिता का क्रियाकर्म होना है। पिता के क्रियाकर्म के लिए कहता है कि माँ ने 12 रुपये कर्ज लिया मालिकों से, 12 रुपये कर्ज लिया, और इस कर्ज की एवज में माँ का अंगूठा जो है वो लगवा लिया मालिक ने, और उसका सूद देते देते थक गए। मूलधन जो था वो अब तक चुकता नहीं हो रहा था, उसका ब्याज भरते भरते ही हम पूरी तरह से थक चुके थे। और मंझला मालिक जो है कहता है उसको हमारे खेत के ऊपर निगाह थी उसकी, वो अपना खेत चकोर करना चाहता था और
हमारे खेत को हड़पना चाहता था। और उसके बदले में हमें और खेत देने की बात की, परंतु हमें और खेत भी नहीं दिए और हमारा जो खेत है वो भी हड़प लिया गया। बलचनामा कहता है कि मालिक तो मालिक, परंतु उस घर की नौकरानी सुखिया भी उस पर हुक्म चलाती थी। जो सुखिया थी नौकरानी उस घर की, वह भी उस पर हुक्म जो है वो चलाती थी। वह बहुत चालाक थी, उसका छरहरा बदन था, बहुत चालाक थी, छरहरा बदन था और खा खा कर कहता है वो मोटी पड़ गई थी। और वो अक्सर मौका पाकर मुझे चुंबन कर जाती थी। जब भी उसको मैं मिलता था अकेले तो वो मुझे चुंबन करती थी और मुझे तरह तरह के काम दिखाती थी, मुझे डांटती थी। सुखिया, बलचनामा कहता है। मालिकाइन का एक भतीजा जो है वो फूल कुमार पटना में रहता है। वो आया हुआ है भतीजा मालिकाइन का। दादी और माँ और मालिकाइन के साथ बातचीत होती है और उसको पटना भेज दिया जाता है, क्योंकि उसको ज़रूरत थी आदमी की काम करने की, एक लड़के की काम करने की ज़रूरत थी। तो वलचनामा को फूल कुमार के साथ पटना उसके साथ भेज दिया जाता है। कहता है फूल कुमार बहुत ही अच्छा आदमी था, देवता तुल्य उसको लगा। उसने कभी भी मुझे डांटा नहीं, कभी भी मुझे मारना तो दूर की बात परंतु गाली तक नहीं दी। वहाँ तो मुझे मालिक मुझे पीटते थे, मारते थे, गालियाँ देते थे और गालियाँ सुनना मेरी आदत पड़ गई थी, परंतु फूल कुमार ने कभी भी मुझे मारा नहीं। कहता है मारना तो दूर की बात, कभी मुझे डांटा भी नहीं। और जब कभी मुझसे खाना नहीं बनता तो वो खाना बनाने में मेरी सहायता करता, मुझे सिखाता। उसने मुझे नए कपड़े सिलवा दिए फूल कुमार ने। तो पटना कहता है मेरे लिए नया शहर था, परंतु फूल कुमार मेरी बहुत सहायता करता था। उन दिनों महात्मा गांधी का नमक कानून तोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो फूल कुमार भी उसमें हिस्सा ले रहा था। फूल कुमार ने भी एक बार जाकर नमक जो है कानून तोड़ा, नमक बनाया। उस बार तो बच गया, अगली बार जब दोबारा गया तो पुलिस के हाथों चढ़ा और सीधा जेल में पहुंच गया फूल कुमार। अब फूल कुमार जेल में पहुंच गया तो वलचनामा किसके पास रही, कोई सहारा नहीं है। तो मोहन बाबू वलचनामा के पास, वलचनामा मोहन बाबू के पास जाता है और वो मोहन बाबू के घर रहता है। जैसे ही फूल बाबू जेल से छूटते हैं तो जेल से छूटने के बाद उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। फूल कुमार के व्यक्तित्व में जेल से छूटने के बाद बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला। फूल कुमार अब सादा भोजन करते थे, अंकुरित चने खाते थे, सादा भोजन अंकुरित चने खाते थे। कभी कभी गुड़ और चने, एक सप्ताह तक गुड़ और चने ही खाते रहते थे। अपना काम स्वयं करते थे, अपने बर्तन स्वयं मांजते थे, अपने कपड़े खुद साफ करते थे, खाना खुद बनाते थे। तो बहुत बदलाव वलचनामा को लगा कि मालिक जो है, वलचनामा को ज्ञात हुआ कि मालिक सनक गया है, दिमाग खराब हो गया है। तो क्योंकि वो गांधी जी के विचारों को अपनाया, महात्मा गांधी के, और फूल कुमार कांग्रेसी बन गया था और गांधी के विचारों, क्योंकि वो कहता था कि गांधी ने कहा कि अपना पखाना भी खुद ही साफ करना चाहिए। अब वो मोहन बाबू के वहाँ रहता है। वलचनामा उसको साफ कह दिया कि अब अपना काम मैं स्वयं करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप मोहन बाबू के पास रह सकते हैं। तो उसको
माँ की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, बहन की याद आ रही है, और वो घर वापस जाना चाहता है। तो वो घर वापस पहुंच जाता है अपने घर, बलचनमा जो है अपने घर पहुंच जाता है। अब जब घर पहुंचता है तो रेवती जो है वो लगभग 14 वर्ष की हो चुकी है। उसकी बहन रेवती, उसका गौना करना है। गौना होता है, शादी पहले हो जाती है, और उसके बाद जब दुल्हन को लाया जाता है घर, बहुत समय बाद, जब बचपन में शादी हो जाती थी और उसके बाद गौना होता था, उसको घर लाया जाता था। तो अब रेवती का गौना होना है। वलचनमा चाहता है कि जल्दी जल्दी रेवती का गौना कर दिया जाए, उसको विदा कर दिया जाए, परंतु उसकी माँ चाहती है कि अभी तक 2 या 3 वर्ष इसे हमारे पास ही रहना चाहिए। वलचनमा को मालूम है कि वो जमींदारों का गांव है और जमींदार किसी की भी बहू बेटी पर गलत नज़र रखते हैं, और हो ना हो मेरी बहन पर भी उनकी गलत नज़र हो सकती है। इस कारण वो जल्दी जल्दी उसका गौना जो है वो करवा देना चाहते हैं। एक दिन माँ, वलचनमा की माँ रेवती को भी मालिक के घर ले जाती है काम करने के लिए, कि जल्दी जल्दी वह मेरे काम में मेरा हाथ बंटाएगी और मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। उन दिनों मालिकाइन जो थी वो मायके गई थी, और मालिक जो थे वो बहुत रंगीन किस्म के इंसान थे, रंगीन मिजाज के इंसान थे। अब जब रेवती वहाँ गई उनके घर में काम करने के लिए माँ के साथ, तो 4 आने जो है, वो जो मालिक था वो 4 आने उसके हाथ पर रखता है और उसके हाथ को पकड़ने का प्रयास करता है, रेवती के हाथ को। रेवती तुरंत भाग जाती है। रेवती भाग जाती है तो मालिक को गुस्सा आता है, और वो उसकी माँ को बहाने से बाहर भेज देता है किसी काम को, कि आप दुकान पर जाइए और मिट्टी का तेल मेरे लिए ले आइए। वो बाहर चल जाती है तो मौका देखकर रेवती को पकड़ लेता है छोटा मालिक। रेवती को पकड़ लेता है और उसको जमीन पर लिटा देता है। रेवती को जमीन पर लिटा देता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके साथ उसको पकड़ने का प्रयास करता है, परंतु वो हार नहीं मानती है, अपने शरीर को छुड़ाने का प्रयास करती है, इधर उधर भागने के प्रयास करती है। जब वो उसको पकड़ ही लेता है तो वो उसकी कलाई पर जोर से अपने दांत गड़ा देती है, दांत से उसको काट देती है और भाग जाती है। जब उसकी माँ वापस आती है तो वह माँ के हाथ पैर बांध देता है, रेवती की माँ के, और उसको मारते हैं, पीटते हैं, और कहता है क्या बता शाली, दोबारा से लाएगी, दोबारा रेवती को यहाँ मेरे पास लाएगी या नहीं लाएगी। वो नहीं मानती, वो वचन की पक्की है। और वो जब वापस घर चले जाते हैं तो सारी की सारी बात वलचनमा को बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, मालिक ने हमारे साथ ऐसा किया, रेवती के साथ ये करने का प्रयास किया, मेरे को मारा। अब वलचनमा का खून खौल जाता है, वलचनमा का, और वलचनमा जो है बदला लेने की ठान लेता है कि मैं बदला लूंगा किसी भी कीमत पर। वलचनमा उस दिन कुश्ती देखने के लिए गया है दूसरे दिन, और वापस आ रहा है तो रास्ते में उसको चुन्नी मिलता है। चुन्नी कहता है कि मालिक के आदमी उसको ढूंढ रहे थे, उसको मारने के लिए, मार देंगे, और उसके ऊपर उन्होंने चोरी का जो इल्ज़ाम भी लगाया है आपके ऊपर, और मालिक के आदमी ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको अभी घर नहीं जाना चाहिए। तो वो जो है उसी के घर रुक जाता है, चुन्नी के घर, और चुन्नी सुबह उसको जगाता है, उसको बताता है कि इस मुसीबत में फूल बाबू आपकी सहायता कर सकते हैं। और वो वलचनमा जो है फूल बाबू की ओर जो है चल देता है। उसको मालूम है कि फूल बाबू अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। फूल बाबू के पास जाता है, पूरी सारी की सारी कहानी फूल बाबू को बताता है कि ऐसे हुआ। तो फूल बाबू उसकी सहायता करने से साफ मना कर देते हैं कि ये आपका मालिक और नौकर का मामला है, मैं इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, आप जाइए और मालिक के पैर पकड़िए, वो आपको माफ़ कर देंगे। पूरी तरह से निराश हो जाता है। उसको फूल बाबू से ये आशा नहीं थी कि फूल बाबू इस तरह से उसकी सहायता नहीं करेंगे। सुबह आश्रम में टहलता है,
वो आश्रम राधा बाबू की ज़मीन पर बना था और वहाँ राधा बाबू भी उसको मिल जाते हैं। राधा बाबू वल्लचनामा को कहते हैं कि आप मेरे साथ चल पड़िए, मेरे पास आश्रम में रहिए, मैं आपको पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, खाना बनाना सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। तो वो उसके वहाँ राधा बाबू के वहाँ चला जाता है वल्लचनामा। राधा बाबू को वो बताता है कि मैं इस समस्या से घिरा हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया मालिक ने और मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समस्या को हल कर दूंगा, मेरी बहुत जान पहचान है ऊपर तक, मैं इस समस्या का हल जो है वो कर दूंगा। अब समस्या का हल हो जाता है, वही रहता है। अब उसका भी गौना करना है, गौने का वक्त आया है, गौना होगा वल्लचनामा का। उसकी भी शादी बहुत पहले हो गई है। गौना करें तो कैसे करें? उसको मालूम है कि राधा बाबू जो है जरूर उसकी सहायता करेंगे और धान जो है, इस बार धान की फसल अच्छी हुई है, धान की फसल काटेंगे हम, हमारे धान भी हो जाएंगे, मजदूरी करेंगे, वहाँ से धान आ जाएंगे, इस कारण साल भर का भोजन हमको प्राप्त हो जाएगा। राधा बाबू जो हैं वो भी कुछ ना कुछ देंगे। तो राधा बाबू भी उनको पैसे देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, 2 साड़ियाँ, धोतियाँ देते हैं और वो गौने के लिए चला जाता है, घर चला जाता है। अब जब घर पहुंचता है तो जैसे कैसे उसका गौना जो है वो हो जाता है। गौना जो रस्म है, रस्म अदायगी है गौने की, वो रस्में निभाई जाती है और वो दुल्हन को अपने घर ले आता है, दुल्हन के पास बैठता है, मिलता है, उसको पूछता है आपका नाम क्या है? तो वो कहती है मेरा नाम सुगनी है, सुगनी नाम है। अच्छे रहते। अब वल्लचनामा ने प्रण कर लिया कि वो गांव को नहीं छोड़ेगा, यहीं रहेगा, गांव में ही रहेगा, माँ के साथ रहेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा। कुछ समय बाद रेवती का भी गौना जो है वो कर दिया जाता है, रेवती का गौना हो जाता है। सुगनी उसकी पत्नी वो भी खेतों में काम करने के लिए जाती है। अब वो बड़ा हो गया है, उसको मजदूरी भी अच्छी मिल रही है, अच्छा दाम मिल रहा है क्योंकि काम करता है, अच्छे दाम वो लेता है। उन दिनों गांव में भूचाल आया, भूचाल गांव में आ गया, भूकंप आ जाता है और कांग्रेस के लोग जो हैं वो फंड इकट्ठा करते हैं, रिलीफ फंड इकट्ठा करते हैं। और उस रिलीफ फंड में, क्योंकि गांव तहस नहस हो जाता है, इसलिए रिलीफ फंड इकट्ठा किया, लाखों रुपए इकट्ठा हो जाता है और उसमें जो है वो घोटाला करते हैं। फूल बाबू जो है 500 रुपये गाँव वालों को बांटने के लिए दिया, उसमें वो सिर्फ 200 रुपये ही बांटता है, बाकी 300 रुपये खा जाता है, पूरी तरह से घोटाला करता है। इससे फूल बाबू का विश्वास उठ जाता है, फूल बाबू से विश्वास उठ जाता है वल्लचनामा का विश्वास फूल बाबू से उठ जाता है क्योंकि उन्होंने घोटाला किया, कांग्रेस के लोगों ने, फूल बाबू ने। तो फूल बाबू अब बदल चुका है, इस कारण वल्लचनामा का विश्वास फूल बाबू से उठ जाता है। वो उन्होंने दुरुपयोग किया, फंड का दुरुपयोग जो है वो किया। राधा बाबू जो है वो अब सोशलिस्ट बन गए हैं, कांग्रेस छोड़ दी है और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने हैं। गांव में बहुत से सोशलिस्ट उन्होंने बना दिए हैं। उनके विचार गांधी से अब नहीं मिलते हैं, पहले वो गांधीवादी थे, परंतु राधा बाबू के विचार अब गांधी जी से नहीं मिलते हैं, वो सोशलिस्ट बन चुके हैं। अब वल्लचनामा के पास 15 कट्टे ज़मीन है, 15 कट्टे ज़मीन वल्लचनामा के पास हो गई है। अच्छी मजदूरी कर रहा है, अच्छी खेती कर रहा है, अच्छा दाम जो है वो मिल रहा है। वल्लचनामा 300 जो खेतीहर मजदूर थे, अपनी हजारों बीघा जमीन जो थे वो पुश्त दर पुश्त जो है जोतते आ रहे थे, खेतीहर मजदूर। उसमें जब उनको पता चला कि अब कांग्रेसी अमला जो है वो आने वाला है, कांग्रेसी आने वाले हैं, तो उन्होंने ज़मीन का बंदोबस्त जो है वो करवा लिया, जो जोतता था उसके नाम, उसको करने का प्रयास जो है वो किया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनकी ज़मीन जो है वो छिन ना जाए। और हलचल मच गई मजदूरों में, वो बहुत परेशान हो रहे थे कि उनकी ज़मीन जो है छिल ना जाए, उनसे ले ली जाए, बुरी तरह से हलचल जो थी वो मच गई।
गांव में सोशलिस्टों की ओर से एक मीटिंग का आयोजन जो है वो किया गया। जमींदारों के विरुद्ध सोशलिस्टों ने गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में लगभग 400 लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए। सोशलिस्टों ने अनेक भाषण दिए मजदूरों को कि अब समय आ गया है मजदूरों को एकत्र होने का, इकट्ठे होने का। बहुत से भाषण हुए और मजदूरों को उनकी शक्ति का एहसास हुआ। किसान और मजदूर जो थे वो आमने सामने आ गए। एक तरफ किसान संगठित हो गए, किसान और मजदूर संगठित हो गए, और एक तरफ जमींदारों ने भी अपना संगठन जो है वो बना लिया। वो भी जमींदार भी संगठित हो गए और शक्ति प्रदर्शन हुआ। जमींदारों ने फसल को काटने से मना कर दिया, किसानों ने। दूसरे वहां से मजदूर मंगाए गए, परंतु जब उन्होंने किसानों की बात सुनी तो उन्होंने भी फसल को काटने से मना कर दिया। अब मिलिट्री मंगाई गई, धारा 144 लग गई, बहुत से दंगे हुए। एक किसान जो है वो पुलिस की सहायता से, एक किसान को मरवा दिया गया, मार दिया गया पुलिस की सहायता से। धारा 144 जो है वो वहाँ पर लग गई। मिलिट्री का चारों तरफ से पहरा जो है वो लग गया। और इस दौरान सुगनी ने एक बच्ची को भी जन्म दे दिया। सुगनी जो वलचनमा की पत्नी है उसने एक बच्ची को भी जन्म दे दिया। अब मजदूर जो हैं या गांव के लोग जो हैं उन्होंने एक संगठन बनाया, और सोशलिस्ट जो हैं, सोशलिस्ट लोग जो हैं वो मीटिंग करते हैं, मजदूरों को इकट्ठा करते हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और आश्रम में रहते हैं। वहाँ आश्रम बना हुआ है, बहुत से वॉलंटियर जो है आश्रम में रहते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के जो वॉलंटियर हैं वो आश्रम में रहते हैं। वलचनमा भी अब सोशलिस्ट बन चुका है, वह भी आश्रम में बारी बारी आश्रम में रहते हैं। एक रात वलचनमा की बारी थी आश्रम में रहने की। उसने गंडासा अपने साथ रखा था क्योंकि किसी भी समय जरूरत पड़ सकती थी। जमींदार लोग पूरी तरह से खफा थे, नाराज थे, मारने के दौड़ते थे। गंडासा उसने रखा था। वलचनमा ने रात को उसको शोर शराबा सुनाई दिया तो जागता है, उठता है वलचनमा, और आवाज़ आती है वहाँ से कि मारो साले को मारो, इस तरह की आवाज़ आती है। तो वो जब तक कुछ समझ पाता, लोग उस पर टूट पड़े मारने को और उसको कहने लगे कि आप माफ़ी मांगो, मालिक से जो है माफ़ी मांगो। अब वलचनमा को इतना मौका ही नहीं मिला को माफ़ी मांग पाता। भीड़ में से कोई एक आदमी आया और डंडे से उसके सिर पर प्रहार कर देता है, डंडे से उसके सिर पर प्रहार कर देता है, और वह वहीं बेहोश होकर, अचेत होकर वलचनमा गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये था वलचनमा उपन्यास का सार। मुझे उम्मीद है आपको ये सार जो है अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और वलचनमा उपन्यास को समझने में अवश्य आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद।